देखिए, मेरा नाम संदीप सौरभ है। प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे थे, तब सचिवालय का एक लेटर में क्या लिखा हुआ था कि ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं ये शासन व्यवस्था के लिए संकट पैदा कर सकते हैं, ये अपराधी किस्म के लोग हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। बिहार विधानसभा चुनाव में कई युवा चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में आज हमारे साथ हैं पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार संदीप सौरभ जी। देखिए, मेरा नाम संदीप सौरभ है और मैं भाकपा माले का जो छात्र संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा, उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और मैंने पढ़ाई लिखाई जो अपनी की है वो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से की है। वहाँ के छात्र संघ का मैं महासचिव था 2013-14 में और वहीं से मेरी पीएचडी पूरी हुई है। पालीगंज को लेकर आपका एग्जैक्ट प्लान क्या है? कोई ब्लूप्रिंट है कि विकास के नाम पर सिर्फ वादे रह जाएंगे? नहीं, पालीगंज को लेकर के हमारे पास जो ब्लूप्रिंट है उसमें तो सबसे पहला जो हमारे पास प्राथमिकता जिसको हम रख रहे हैं, जिन गाँव में आज तक सड़क नहीं पहुँचा, गली नहीं है, ऐसे कई गाँव हैं हम लोगों ने दौरा में देखा। लोग जो है 2 बरसात में घुटने तक पानी गली में भर जा रहा है, वहाँ से लोग निकलना मुश्किल है गांव से बाहर। तो पहले तो इन सारे गांव को उनका सर्वांगीण एक विकास हो, ये एक हमारी प्राथमिकता है। जो बड़ी बात है कि देखिए, आज वो समय नहीं है पहले वाली बात कि गरीब गुरबे जो हैं उनको खटिया पर बैठने के लिए लड़ना पड़ता है, वो पहले वाली बात नहीं है। आज लोगों के पास जो सबसे बड़ी कमी है गरीबों के पास, वो है उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। और इसके अलावा नहरों का जो नहर यहाँ पे हैं, उन नहरों का ठीक से उनका उड़ाही करवाना, उनका पक्कीकरण करवाना। आपका जो पालीगंज दुल्हिन बाजार का जो सड़क है उस पर जाम लग रहा है, उसको जाम से मुक्त करवाना। बस स्टैंड का दिक्कत है। बिहटा से लेकर के कहिए कि औरंगाबाद तक जो ट्रेन लाइन शुरू होना था, रेलवे का जो परिवहन शुरू होना था, वो अब तक खटाई में पड़ा हुआ है। शुरुआत मैंने उद्घाटन हो गया लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। तो इन सब पे काम किया जाएगा यहाँ पे विस्तार तरीके से। चुनाव का टाइम है और तमाम नेता इस तरह का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद शायद वो अपने क्षेत्र में जाना ही भूल जाते हैं। तो ऐसे में कोई जनता आप पे विश्वास कैसे करेगी? देखिए, जनता तो विश्वास करे, इसलिए विश्वास करे क्योंकि हम लोग गायब रहने वाले लोग नहीं हैं। पिछले 15 सालों में मैंने जिस भी मोर्चे पे रहें उस मोर्चे पे सतत सक्रिय रहें, आंदोलन करते रहें। छात्रों की मांग हो, किसानों की मांग हो, मजदूरों की मांग हो, इसको हम लोग उठाते रहें। पालीगंज की जनता से हम यही कहेंगे कि चुनाव के बाद भी आपके बीच में हम लगातार दौरा होता रहेगा, लोग गांव के पास जाते रहेंगे। लोगों से मिल करके वहाँ की समस्याओं को समझना और उस पर काम करना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। ज़्यादातर जगहों पर देखते हैं कि जब भी कोई नेता चुनाव लड़ते हैं तो उसमें एक छवि आता है, या तो बाहुबली का होगा या फिर बड़ा पैसा वाले का होगा या पहुँच वाले का होता है। लेकिन संदीप चौधरी जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ नेता है, उसे स्वीकार करने में, या फिर वो जो पढ़ लिख कर आया हो, पीएचडी किया हुआ हो, उसे स्वीकार करने में लोगों को ऐतराज़ क्यों है? क्योंकि कल पटना में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ है। देखिए, इसको लेकर के कोई ऐतराज़ नहीं है। हमें स्वीकार करने में, संदीप सौरभ को स्वीकार करने में, महागठबंधन को स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये समय की मांग है। जनता को ये पता है कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की जनता के साथ क्या सलूक किया है। तमाम जो कानून बनाए गए गरीब विरोधी बनाए गए, और इसलिए जनता ने अपना मन बना लिया कि सरकार को हटाना है। और इसलिए जनता में एक ज़बरदस्त समर्थन है। बाकी कुछ लोग जो पटना में जाकर के कल आंदोलन कर रहे थे, वो उनका अपना बहुत ही निजी मामला है, और कहिए कि वो अपने, उनको क्या कहा जाए, वो अपने हित के लिए अपने बारे में सोच करके वो करने गए हैं। इससे ज़्यादा उसका कोई जन सरोकार नहीं है उस मामले का। तो हम चाहते हैं कि एक बड़ी एकजुटता गरीबों के साथ, किसानों मजदूरों का हो, बाकी समाज के जो हिस्से हैं वो गरीबों के साथ आवाज़ मिला करके संघर्ष करें, क्योंकि ये सरकार सबके ऊपर हमला कर रही है। गरीब सिर्फ गरीब नहीं रहेंगे, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको भी गरीबी में धकेलने की कोशिश चल रही है। कम्युनिस्ट को लेकर एक आवाज़ जो ज़्यादातर उठती है, या तो ग्रामीण क्षेत्र में वो हैं तो उन्हें नक्सली के रूप में पेश कर दिया जाता है, और अगर पढ़ लिख के अगर सरकार से सवाल करने लगते हैं तो उन्हें अर्बन नक्सल की गिनती में डाल दिया जाता है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक रवैया सरकार ने बनाया है कि आलोचना की कोई आवाज़ नहीं सहेंगे। अभी तक जो भी सरकारें थी उनकी जो कमी कमजोरियां थी तो लोग उसके पे कहते थे, उनकी आलोचना करते थे। बीजेपी सरकार के साथ दिक्कत यह है कि ये आलोचना की किसी आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब अगर आलोचना कोई छात्र करे तो उनको अर्बन नक्सल कह दीजिए, तो ये असल में विरोध की आवाज़ को दबाने का एक, जिसको बोलते हैं फांसीवादी
व्यवस्था निर्माण करने की कोशिश चल रही है, तो ये तो गलत है। आप मान लेते हैं चुनाव जीतकर विधानसभा जाते हैं, तो युवाओं को लेकर क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? एक तो पालीगंज के नौजवानों को लेकर के हम ये कहेंगे कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का एक बढ़िया माहौल हम तैयार करने में पूरी कोशिश करेंगे, और सड़क से लेकर के सदन तक इस बात के लिए संघर्ष करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है खास करके, उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ बड़े तबके के लोग पढ़ रहे हैं। तो एक प्राथमिकता हमारी ये होगी। दूसरा है कि रोजगार के सवाल को, बिहार में जितने भी रोजगार के अवसर हो सकते हैं उसको विधानसभा के अंदर बुलंदी से उठाना और नौजवानों के बीच में लगातार सक्रिय रहना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। नीतीश कुमार को वैसे भी सुशासन बाबू कहा जाता है और विकास के लिए भी जाना जाता है बिहार में, तो ऐसे में नए सरकार का आना कहीं ना कहीं ये लगेगा कि सुशासन के में रुकावट पैदा करेगा। देखिए, सुशासन तो सिर्फ नीतीश के जो खरीदे हुए अखबार हैं वो लोग ही कह रहे हैं, बाकी जो सरकारी आंकड़े हैं वो तो ये बात नहीं कह रहा है। नीतीश कुमार से पहले बिहार में जितने अपराध की घटनाएं आती थी, नीतीश कुमार के समय में वो 1.5 गुनी बढ़ गई है। तो अपराध बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। बल्कि कहिए कि नीतीश कुमार का तो सबसे बड़ा घोटाला ही है जनमत घोटाला। जनता ने मैंडेट दिया सरकार को बीजेपी के खिलाफ, और वही सरकार चली गई बीजेपी के गोद में। एक बारिश में पटना जो है पूरा जलमग्न हो जाता है, सरकार कुछ नहीं कर पाती है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आप लोगों ने देखा कि पॉक्सो कोर्ट ने भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया कि इन लोगों ने जो बच्चियों के साथ जो गलत काम हो रहा था उसको बचाने के लिए सरकार लगी हुई थी, ये कोर्ट ने कहा। तो ये सरकार का पर्दाफाश होते जा रहा है। आपके बिहार में एक बड़ा घोटाला, सृजन घोटाला हुआ, जिस पे पूरी तरीके से पर्दा डालने की कोशिश चल रही है। तो हर मोर्चे पे सरकार विफल है, जो युवाओं के लिए सबसे खराब बात है। 15 साल में बिहार के भीतर ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई, किसी बहाली की परीक्षा नहीं हुई जिसमें साफ सुथरे तरीके से परीक्षा लिया गया हो और नौजवान संतुष्ट हों, जो परीक्षार्थी हों संतुष्ट हों। ऐसा कोई परीक्षा हुआ ही नहीं। देखिए, क्षेत्र में अगर विकास रुका हुआ है, बिहार में अगर संकट गहराया हुआ है, लॉकडाउन की आड़ में अगर गरीबों को तबाह किया जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार एनडीए है। तो क्षेत्र का जो विकास है और एनडीए को हराना, ये दोनों अलग अलग चीज आज के समय में नहीं है। एनडीए इस समय हटेगा क्योंकि ये पूरी तरीके से कॉरपोरेट के दलाल हो गए हैं एनडीए की सरकार। लॉकडाउन के बाद कहिए कि देश में पहला चुनाव बिहार में होने जा रहा है, और इसलिए पूरे देश की निगाह बिहार की जनता की तरफ है। लोग चाह रहे हैं कि एक ऐसी सरकार जिसने लॉकडाउन की आड़ में गरीबों को कुचल के रख दिया, उसके साथ जनता क्या हिसाब किताब कर रही है। और अगर याद कीजिए तो इस लॉकडाउन की आड़ में क्या क्या नहीं हुआ। लॉकडाउन लगाते समय सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। 15 साल के भीतर बिहार में कोई कल कारखाना नहीं खुला है। तो सबको पता था कि यहाँ से लोग बाहर गए हुए हैं कमाने, अब वो अपने घर कैसे लौटेंगे, इसकी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। और हमने देखा कि 2-2 हज़ार किलोमीटर, 1.5-1.5 हज़ार किलोमीटर लोग जो है पैदल चल करके अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ लौट करके आ रहे थे। सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया। और मुख्यमंत्री जो है, कितना शर्मनाक बात है कि बिहार का जो मुख्यमंत्री उस समय थे, वो मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके सिर्फ घोषणा कर रहे हैं कि हम सारे सीमा को सील कर देंगे, किसी को आने नहीं देंगे। बल्कि जब प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे थे, तब सचिवालय का एक लेटर में क्या लिखा हुआ था, सरकार का एक लेटर हेड था, उस पर क्या लिखा हुआ था कि ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं, ये शासन व्यवस्था के लिए संकट पैदा कर सकते हैं, ये अपराधी किस्म के लोग हैं। प्रदेश के जो युवा लोग हैं, अपने प्रदेश के जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जिनकी तादाद करोड़ों में हो चुकी है, उसको अगर एक सरकार कह रही कि वो अपराधी किस्म के लोग होंगे, उनके लिए स्टीरियोटाइप कर रही है, तब तो ये बहुत चिंता वाली बात है। तो ये समझिए कि लॉकडाउन की आड़ में, अच्छा इसके आड़ में हमने ये भी देखा कि तमाम इस तरह के बिल पास कर दिए गए, जन विरोधी कानून पास कर दिए गए, नई शिक्षा नीति लाई गई जो शिक्षा को प्राइवेट करने का फरमान है, कृषि बिल लाया गया जो पूरे देश की खेती को और किसानों को कंपनियों का गुलाम बनाने का कोशिश है। पीछे जाते हैं तो देखते हैं यही तीनों पार्टी जो मुख्य रूप से सामने हैं, तीनों एक दूसरे के खिलाफ थी और एक दूसरे के खिलाफ बिहार में भी चुनाव लड़ा है और फिर राष्ट्रीय में कांग्रेस तो थी। तो आज जो साथ में है, तो इसका मुख्य मकसद क्या, सिर्फ सत्ता हासिल करना? नहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि कोई पार्टी अलग अलग पार्टी है तो उनके बीच में वैचारिक मतभेद है, तभी वो अलग पार्टी है, वो उसी के अनुसार आप समझ सकते हैं। तो आज का जो समय है, हम देख रहे हैं कि भाजपा और जदयू की जो सरकार है, उसने पूरे देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थान है उनके ऊपर कब्जा करके उनको कमज़ोर करने का ये लोग काम कर रहे हैं। देश में मीडिया से लेकर के सीबीआई से लेकर के तमाम जो बॉडीज़ हैं उसकी स्वतंत्रता ख़त्म कर दी गई है, अदालत तक घुसपैठ कर लिया गया है और देश के संविधान पे, आरक्षण पे
और जिसको भारत कहा जाता है, उन तमाम मूल्यों पे आज हमला है। एकदम सत्ता में बैठ करके लोग खुलेआम उन्माद की भाषा बोल रहे हैं। तो ऐसी सरकार को हटाने के लिए जाहिर सी बात है कि जो हमारे छोटे मोटे मतभेद हैं, जो स्थानीय मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद जो छोटे छोटे हैं, उनको भुला करके एक बड़े दुश्मन के सामने हम लोग एकजुट हो रहे हैं। तो महागठबंधन का मुख्य उद्देश्य यही है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका तो साफ तौर पे ये भी कहना है कि क्योंकि हम सत्ता से बाहर रहे हैं, इसलिए पालीगंज को वो नहीं दे पाए जो हमें देना चाहिए था। तो अब हम क्योंकि जदयू के साथ आ गए हैं वो, अब उनको लगता है कि अब हम विकास की धारा पालीगंज में ज़्यादा तेज़ी से बहा पाएंगे। मतलब तो पूरे देश में फिर एक ही तरह का पार्टी होना चाहिए। अगर सब कोई सत्ता में रह करके ही, सत्ताधारी पार्टी के साथ रह करके ही जन सेवा कर रहा है, तो फिर अलग अलग पार्टी का कोई महत्व ही नहीं है। एक सरकार बना दीजिए, सारे सांसद उसी के हो जाए, सारे विधायक उसी को जाए। मामला ये नहीं है, मामला है अवसरवाद का। जनता के साथ, जनता के सामने जाकर के आपने कहा कि आप इस सिद्धांत के पक्ष में खड़े हैं, आरजेडी का विचारधारा है उसके साथ खड़े होइए और हमको वोट दीजिए। जनता ने उनको जितवाया, तो अचानक से कुर्सी बदल लेना जो है वो महज कुर्सी बदल लेना नहीं कि इस कुर्सी से उठ करके उस कुर्सी पर बैठ गए। आप जनता के साथ, उनके विश्वास के साथ, उनके पूरे समर्पण के साथ एक तरह का छल कर रहे हैं। तो ये तो ठीक बात नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। तो जो पैसा खर्च करके विधानसभा तक पहुंच रहा है वो तो पैसा कमाएगा अपना। जिसने राजनीति को अपना बिजनेस बनाया वो तो बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको सूद समेत निकालेगा। और इसलिए लोग शायद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं महागठबंधन की उम्मीदवारी के रूप में मेरे उम्मीदवारी को। और छात्र राजनीति और बाकी समाज में कोई अंतर नहीं है।